हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप एक्सेल कर रहे होंगे। इसी के साथ मेरा अभिवादन नमस्कार स्वीकार करिए। और चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसकी चर्चा, आप कहें कि जिस पर बहस, बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ उस पर, और जिस तरह से इस बार के 18वीं लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला, जो हंग पार्लियामेंट का मैंडेट मिला, कोलिजन गवर्नमेंट की सरकारें फिर से वापस आ गईं। और जो मैं बार बार कहता हूं कि सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म के लिए, संविधान की सर्वोच्चता के लिए इस देश में कोलिजन गवर्नमेंट से बेस्ट गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। इस बात पर फिर से विचार करिए, इसको समझिए और जानिए। और इसी के साथ मैं आज आपसे कास्ट सेंसस के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कास्ट सेंसस क्यों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय मुद्दा क्यों होना चाहिए, इस बात पर मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ। और इसके साथ ये भी बात हम इस डिस्कशन में, इस बातचीत में करेंगे कि क्यों इसका राष्ट्रीयकरण, क्यों इसका राष्ट्रीय एजेंडा होना, इसका राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में होना जरूरी है। इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत सारे संगठन जिनका नाम हम आपके सामने जिक्र नहीं करना चाहते, बखूबी आप जानते हैं उस संगठन का नाम, जो रिसेंट में उसका स्टेटमेंट आया है कि हम जातीय गणना जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैसा बेतुका बयान है, इस बात पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। इस देश में कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी मुद्दा जब तक राजनीतिक, उसका राजनीतिकरण नहीं होता, तब तक यह मुद्दा बनता ही नहीं, इस पर कोई कार्य होता ही नहीं। इसलिए किसी भी मुद्दे का अगर पालन होना है इस देश में, तो उसका राजनीतिकरण होना अति आवश्यक है, या कहें कि उसकी पहली शर्त है। सारी राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां ये दावा करती हैं कि हम जाति के आधार पर टिकट नहीं देते, हम जाति के आधार पर पॉलिसी नहीं बताते, हम जाति के आधार पर ये नहीं करते, बल्कि इस तर्क के पीछे कि हम जाति के आधार पर ये नहीं करते, उसके पीछे भी जाति है। वो जाति है और जाति के आधार पर ही उनकी सारी कार्य प्रणाली होती है। तो ये कहना कि हम जाति जनगणना के पक्ष में है लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये बेतुका बयान है और इसको सिरे से खारिज करना चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि समाज तो आपका शुरू से ही बटा हुआ है। कब ये एकमत था, एकतापूर्ण था? हाँ, जाति को छुपा करके आपने प्रयास जरूर किया कि जाति के सवाल को ही हम नगण्य कर दें। आपके यहाँ सेक्स पर बात होती है, पैसे पर बात होती है, सारी चीज़ों पर बात होती है, लेकिन जब जाति का सवाल आता है, जाति आधारित शोषण की बात आती है, तो आप उसका धर्म का चोला पहना कर कहते हैं कि यह धर्म का बात है। कौन सी धर्म व्यवस्था ऐसी है जो शोषण को उचित ठहराए? लेकिन आपके यहाँ, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर इसको उचित ठहराया जाता है। हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों या वर्णों की बात करी गई है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो 6000 से ऊपर जातियां हैं। उपजातियों की बात करें तो लाखों में पहुंच जाती हैं। क्या इसको भी आप कहेंगे कि भगवान ने, ब्रह्मा ने बनाया है? इसको भी जस्टिफाई करेंगे कि इसे ब्रह्मा ने बनाया है? तो सवाल दोस्तों, इस देश में उन सारी चीज़ों का जिक्र होता है, सारे चीज़ों पर डिस्कशन होता है जो एक मजबूत समाज, एक एकतापूर्ण समाज बनाने के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है भी तो उन सवालों को क्यों नहीं आप डिस्कस करते, उसको मुद्दा क्यों नहीं बनने देते, उसका राजनीतिकरण क्यों नहीं होने देना चाहते, जिसके आधार पर सदियों से कुछ वर्गों और जातियों को हमेशा उसी के पहचान से जाना गया, उसी आधार पर वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसको जाति सूचक गालियां दी जाती रही हैं। इस बात का कोई आपके पास साक्ष्य नहीं है कि आरक्षण मिलने से कोई किसी भी सेवा में, किसी भी जॉब में उसके इफिशियंसी पर प्रभाव पड़ा। उसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है। मेरिट का संबंध इस बात से है कि कौन जातियां कितने सालों से रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर एक अधिकार बनाई रखी, और उसको आज आप मेरिट का नाम देते हैं।
एक सिंपल तर्क है कि आप 2000 साल से जिन संसाधनों पर अधिकार करके बैठे हैं उसको छोड़ दीजिए 2000 सालों तक, और उसके बाद बात करिए मेरिट की। आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस क्यों राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में करते हैं। आप जानते हैं कि इस देश में, भारत देश में डेटा छुपाना, सूचना छुपाना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यहाँ पे जो साफ साफ डेटा हो सकता है, साफ साफ चीज़ों के बारे में आपके पास सूचना होनी चाहिए, वो सूचना छुपाई जाती है। इस तरह से उसे पेश किया जाता है ताकि कम से कम लोग जानें, ताकि सरकारों के फेल्योर के बारे में वो ना जान सके, उनके 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 करतूतों के बारे में वो ना जान सके, उनकी असफलताएं क्या हैं। संविधान के जो प्रावधान है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो सिद्धांत है, उसमें कहाँ वो असफल होते हैं, इस बात को न जान पाए, इसलिए डेटा को छुपाया जाता है। डेटा रिलीज नहीं किया जाता है तो इतने मल्टीपल एजेंसियों के द्वारा उसको रिलीज कराया जाता है ताकि आप और हम और आम जनता उसमें कंफ्यूज रहे। ये यहाँ का तौर तरीका है, इसको अन्यथा मत सोचिए कि ये ऐसे ही हो जाता है। ये तौर तरीका है इस देश का, ताकि आपसे जरूरी सूचनाओं को छुपाया जा सके। 1931 में जो जातीय जनगणना हुई, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं। SC ST का हमेशा जनगणना होता है, उनके जातियों की गणना होती है, धर्म के आधार पर होती है, क्षेत्र के आधार पर होती है, SC ST की होती है। लेकिन ओबीसी की जब गणना की बात आती है तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाएगा, इसे समाज में द्वेष फैलेगा। एक ऐसा बेतुका तर्क है। और आज जब ओबीसी की जातियां एक ब्लॉक के रूप में आप इस पर आप आलोचना इस बात का कर सकते हैं कि वो अभी भी एक पॉलिटिकल ब्लॉक नहीं बनी है, लेकिन बनी भी है। ऐसा भी नहीं है, वो आज नहीं बनी होती तो आप पूरे रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन और बाकी जगहों पर जब रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वहाँ पे ओबीसी की संख्या लगातार बढ़ी है। शिक्षण संस्थानों में छात्रों के पढ़ाई लिखाई में, उनके एडमिशन में संख्याएं बढ़ी हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो अपर कास्ट है, उच्च वर्ग है, वो जानता है कि SC ST उनको चैलेंज नहीं करता, उनके पद को, उनके पोजीशन को चैलेंज नहीं करता है, लेकिन ओबीसी चैलेंज करता है। इस वजह से वो कभी नहीं चाहते कि उनकी गणना हो। इस बात का आप धन्यवाद दीजिए संविधान बनाने वालों को कि उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान यहाँ बनाया। वोट बैंक का यहाँ पर वोटर्स को एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का राइट दिया। और आज ये संख्या की जो बात हो रही, इस लोकतंत्र का देन है, इस लोकतंत्र का परिणाम है कि आज वो जातियां जो आज से पिछड़ी हुई थी, वो वोट को नहीं, अपने वोट के पावर को नहीं समझ पा रही थी, आज वो समझ रही हैं, वो शिक्षित हो रही हैं और अपने अधिकारों को मांगने के लिए गुलबंद हो रही हैं। तो जो आज तक सत्ता में बैठे थे, यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते थे लोग, आज उसको रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, संख्या का अनुपात आपका बहुत ज़्यादा है ओबीसी का, SC ST का, लेकिन आज भी रिजर्वेशन उतना ही सीमित किया गया है। 27% का एक सीलिंग लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। जब ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने की बात आती है तो डेटा की जब जरूरत पड़ती है, और लेकिन EWS की जरूरत जब होती है, उसको लागू करना होता है, तो किसी डेटा की जरूरत ही नहीं होती। आप समझिए इस बात को। तो आज RSS जैसा संगठन जब ये कह रहा है कि जाति जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, ये यूं ही नहीं हो रहा है। इस बात के पीछे का तर्क समझिए, इस बात के पीछे का प्रेशर समझिए। जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कहाँ से आ रहा है? जो 18वीं लोकसभा में जिस तरह से चुनाव हुए और जिस तरह से परिणाम आए, जिस तरह से संविधान पर अटैक करने की बात करी गई, 400 पार, अब की बार 400 पार, ये किस बात का इंडिकेशन था? अब सरकार के जो भी निर्णय हुए उस चीज को समझिए। 1948 से जो रोक लगा हुआ था किसी IAS ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट पर कि आप किसी RSS जैसे संगठन, जैसे जो संगठन है उसे अफिलिएट नहीं कर सकते, उसका मेंबर नहीं हो सकते, उसके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसको हटा दिया गया।
एक साइन था कि 400 पार जैसे ही होगा तो संविधान को बदल करके वहाँ मनु स्मृति लागू कर देंगे, संविधान के सारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के प्रिंसिपल को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। और ये अन्यथा नहीं है, ये आरएसएस का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब जब सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू हुआ, सामाजिक न्याय की बात हुई, तो उन लोगों ने वैकल्पिक तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा सामने रख दिया। वो हमेशा से सामाजिक न्याय के विरोधी हैं और ये इस बात की ताकीद करती है कि ये क्यों चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का बात बना रहे। हिंदू मुस्लिम का बात बना रहेगा तो हिंदू धर्म के अंदर जो शोषण की प्रवृत्ति है, शोषण का जो आप कहें सिस्टम है, उस पे लोग बात नहीं करेंगे। उसमें ऊंच नीच की जो भावना है, जिसको धर्म के आड़ में फैलाया जाता है, उसकी लोग बात नहीं करें, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहेंगे, वो सवाल सामाजिक न्याय का नहीं उठाएंगे। इसलिए उनको चाहिए हिंदुत्व का मुद्दा। वो हिंदू हिंदू की बात करेंगे ताकि उसके अंदर का जो अंतर विरोध है वो सामने नहीं आए। ये लोग सवाल नहीं करें कि आप धर्म के नाम पर जो शोषण की पूरी व्यवस्था चला रहे हैं, उसमें किसी खास जातियों का दबदबा है कि केवल उनको फायदा मिलता है। ये हिंदुत्व का आइडियोलॉजी का इतिहास जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको साफ साफ ये बात दिखता है कि हिंदुत्व की राजनीति केवल इसीलिए शुरू की गई ताकि जो यथास्थिति, जो समाज में शोषण की व्यवस्था बनी हुई है, उस शोषण की व्यवस्था को बनाई रखी जाए, यथास्थिति बनाई रखी जाए, ताकि यथास्थिति बनाए रखने पर उन जातियों को हमेशा फायदा होगा जो हमेशा से पढ़ा लिखा रहा है, हमेशा से पावरफुल रहा है, हमेशा से वो अपना हेजेमनी चलाया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो। रिजर्वेशन के समय जो राजीव गोस्वामी जैसा लोग जो आत्महत्या करने का प्रयास किया, वो किस बात का नतीजा था? इन जातियों को, इन वर्गों को डर था कि जैसे ही ओबीसी का आरक्षण लागू होगा, उनका जो एकाधिकार जो समझते थे, विशेषाधिकार समझते थे प्रशासन में और बाकी जगहों पर, उनका एकाधिकार टूट जाएगा। यहाँ मेरिट की कोई बात ही नहीं है, मेरिट की कोई बात ही नहीं है। संसाधनों पर इनका अधिकार रहा है और उस अधिकार के नाते ये समझाने का प्रयास करते हैं दूसरों को कि हमारे अंदर मेरिट है। नहीं, आपका संसाधनों पर हमेशा से एक अधिकार रहा है और उस एक अधिकार को छुपाने के लिए तुम मेरिट की बात करते हो, उस एक अधिकार को छुपाने के लिए तुम धर्म का सहारा लेते हो और ये बताने की कोशिश करते हो कि हम जाति में किसी पैदा हुए हैं इसलिए हम सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस हैं। नहीं, ये संसाधनों को बचाने का एक तौर तरीका होता है धर्म का आड़ लेकर के, और धर्म का आड़ लेकर के भगवान का डर दिखा करके ये जाति व्यवस्था बनाई रखी जाती है। अन्यथा ये नहीं है कि पुरुष सूक्त में 4 जातियों की बात की गई, 4 वर्णों की बात करी गई और आज आपके सामने 6000 मूल जातियां और बाकी जो भी उपजातियां हैं, लाख से भी ऊपर उपजातियां हैं। SC ST को छोड़ दीजिए, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आता है? कौन बनाता है? कौन वर्ग है, कौन जाति है जो इस व्यवस्था को बनाए रखा है और किसके फायदे में है? आप समझिए, इस देश में कौन कितना है, इस चीज को गिनने का इतना विरोध होता है। जब भाई आपने लोकतंत्र को स्थापित किया है तो लोकतंत्र में संख्या जानना तो जरूरी है ना। क्यों नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना? क्यों नहीं होना चाहिए ये व्यवस्था कि हम ये जान पाएं कि किसकी कितनी जाति है? जब यहाँ जाति ही आधार है सब चीज का, शादी का, विवाह का, सभी चीज का आधार जाति है, तो फिर जाति की संख्या जानने में क्या बुराई है? इसलिए मुद्दा राष्ट्रीय होना चाहिए। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कौन सा विकसित भारत जब यहाँ के जो सबसे ज्यादा संख्या में लोग हैं उनका बाकी जगहों पे प्रतिनिधित्व ही नहीं है। आप जानते हैं कि इस देश में मात्र 2% से भी कम या 2% के आसपास पब्लिक सेक्टर में जॉब्स, वहाँ रिजर्वेशन लागू है संवैधानिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में और प्रशासन में, वो ओबीसी का भी सीट काट करके ओपन में, जनरल में निकालते हैं, SC ST का काट करके जनरल में निकालते हैं। उससे भी जब मन नहीं भरता तो NFS लागू करते हैं। आप समझ रहे हैं इस देश में क्या चल रहा है? इसलिए जातीय जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। इसको केंद्र बना करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए।
खास करके जो विपक्षी दल हैं उनको इस एजेंडा के इर्द गिर्द अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि जाति जनगणना इस देश का सर्वोपरि मामला है और उस पर बातचीत होना चाहिए, उस पर राजनीति होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं राजनीतिकरण इसका होना चाहिए भाई? क्यों नहीं राजनीतिकरण इसका होना चाहिए? बिना राजनीतिकरण हुए इस देश में कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। अगर मंडल कमीशन के विरोध में और उसके पक्ष में उस समय आंदोलन नहीं हुए होते, इतनी लंबी लड़ाइयाँ अगर नहीं लड़ी गई होती मंडल आयोग को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, ये राजनीतिक मुद्दा अगर नहीं बनाया गया होता जनता पार्टी के द्वारा, जनता दल के द्वारा, तो मंडल कमीशन कभी लागू नहीं होता। आपको याद दिलाता चलो कि राम मनोहर लोहिया की राजनीति, समाजवादियों की राजनीति इसी राजनीतिकरण पर टिका हुआ था। अगर वो इसको राजनीतिकरण का हथियार, राजनीतिकरण इस मुद्दे का नहीं करते रिजर्वेशन का, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये नारा आपको याद करना चाहिए। सरदेव काशीराम का नारा याद करना चाहिए, बहुजन समाज का। ज्योतिबा फूले का नारा याद आपको करना चाहिए। ये यूं ही नहीं है। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करना माननीय बीपी सिंह के द्वारा ये अन्यथा नहीं था, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हो गया था। इसके पीछे का राजनीतिक इतिहास है। और आज एक संगठन उठता है और कहता है, जिसका हमेशा से जातीय आधारित आरक्षण का विरोध रहा है, जातीय जनगणना का विरोध रहा। लेकिन एक बात ध्यान रही है कि लोकतंत्र में जब लोग जागरूक होते हैं ना, तो बड़े बड़े सुर में घुटने टेक देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संघ कह रहा है और संघ के लोग जो ये कह रहे हैं, ये छद्म चाल भी हो सकती है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये छद्म चाल भी हो सकती है। ये सामने से जरूर कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उसी चीज को खत्म करने का भी प्रयास करते हैं। बीपी सिंह की जब सरकार थी तो इन लोगों ने क्लियर स्टैंड नहीं लिया और राम मंदिर आंदोलन का नारा दे दिया ताकि इस मुद्दे को डाइल्यूट किया जा सके। जब आप हक की बात करेंगे तो ये धर्म की बात करेंगे, इस बात को आपको समझना होगा। और जब ये लोग धर्म की बात करेंगे तो आपका असली मुद्दा, आपका अपना मुद्दा जो रोज दिन का है, आए दिन का है, जो आपके सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित है, वो मुद्दा तुरंत डाइल्यूट हो जाता है और ये धर्म का मुद्दा आगे आपके सामने रख देंगे और आप उसी में फंसे रहेंगे। और आज जो ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जाति गणना के पक्ष में, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये इस बेतुके बात को आप समझने का प्रयास करिए। कोई भी मुद्दा इस देश में अगर डिसाइड होता है, वो किया जाता है, गणना भी किया जाता है, जाति जनगणना भी अगर होती है तो राजनीतिक सत्ता द्वारा तय होती है। और आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये कैसी बेतुकी बात है? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का केवल ये मतलब है कि उनके कहने का मतलब ये है कि आप संख्या जानिए, लेकिन आप हिंदू हिंदू करते रहिए ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके, उनकी सत्ता बरकरार रहे। एक खास जाति और वर्ग का नरेटिव और हेजेमनी बरकरार रखे, उसे तोड़ने की जरूरत है। इसे राजनीतिकरण, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किए बिना जाति जनगणना हो ही नहीं सकता। और आज जो लोग इसके सपोर्ट में बोलने की कोशिश आज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। 18वीं लोकसभा में वो देख चुके हैं कि अगर हम इस मुद्दे को हैंडल नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, तो बहुसंख्यक जातियां हमको वोट नहीं करने जा रही हैं। आज लोग समझने लगे हैं कि एनएफएस के नाम पे जो मॉडर्न, जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं, वो एकलव्यों की कैसे उंगली काट रहे हैं। उनके पास हर योग्यता होते हुए भी उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा। संविधान में व्यवस्था जरूर है, लेकिन उसको लागू करने का भार जो है उन्हीं ब्राह्मणवादियों पर है, जो आज तक सत्ता में केवल अपने और अपने बेटे बेटियों को बैठा रखे हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? केवल जाति जनगणना हो जाना इस बात का निदान नहीं है कि आपको सामाजिक न्याय, मुकम्मल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल जाएगा। उसके आगे की भी लड़ाई आपको लड़नी होगी। क्यों नहीं राजनीतिकरण होना चाहिए भाई? इसका एकदम राजनीतिकरण होना चाहिए। पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए ये बात कि जाति जनगणना हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है।
लेकिन हम जानते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो किस वर्ग और जाति की पार्टी है। वो भले किसी ओबीसी को और एससी एसटी को किसी पद पे रख देगी, लेकिन वो एजेंडा जो लागू करेगी वो हमेशा अपर कास्ट अपर क्लास की होगी। किसको फायदा है हिंदुत्व को बनाए रखने में? किसको फायदा है हिंदुत्व की राजनीति करने में? आप सोच के बताइए हमको। केवल हिंदू और मुस्लिम डिक्लेयर कर देने से आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपको जॉब नहीं मिल जाएगा, आपको जॉब चाहिए। और ये मूर्ख बनाना लोग बंद करें कि किसी मुद्दे के बिना राजनीतिकरण के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीतिकरण करती है हिंदू मुस्लिम का? ये किसी भी संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है कि आप इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करिए धर्म के नाम पर। और जाति की जब बात आती है, जब आपको लगता है कि एक जाति और एक वर्ग का वर्चस्व खत्म होने के कगार पर आ सकता है, अगर ये बात हुई तो आप डरने लगते हैं। बाकी लोगों को मूर्ख समझते हैं कि जब उनके हक की बात आती है तो हिंदुत्व का राग झेल आप आगे कर देते हैं। ये लोगों को समझना होगा और इस वजह से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा। यही नहीं, केवल जाति जनगणना का राजनीतिकरण हो जाए, राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा बन जाए, केवल यही काफ़ी नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि ऐसे लोग, ये लोगों के डिमांड का नतीजा है, उनके प्रेशर का नतीजा है, उनके वोकल होने का, असर्टिव होने का नतीजा है, उनके शिक्षित होने का नतीजा है कि आज उनको भी बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना के हम विरोध में नहीं है। भले ऊपरी स्तर पर बोले, वो निचले स्तर पर नहीं बोलेंगे, अंदर से वो नहीं बोलते हैं। अंदर से उनको दुख होता है कि दलित पिछड़े कैसे जागरूक हो रहे हैं, वो इसके विरोधी हैं। अब देख लीजिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इस देश में कहा जाता मेरिट, कहीं भी बिना एक संगठन के मेंबर हुए बिना कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं इस देश में। सारे वाइस चांसलर और सारे बड़े बड़े एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, उनकी योग्यता यही है कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। और आरएसएस के मेंबर होना ही इस देश में सबसे बड़ी गुणवत्ता है। कहाँ गए मेरिट के तर्क देने वाले मठाधीश? आज तो नहीं बोलेंगे, उनके हलक में जुबान नहीं है औकात तो बोले। इन सारे वाइस चांसलर्स का, बड़े बड़े एजेंसियों के ठेकेदार, बड़े बड़े एजेंसियों के जो भी अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, उनका इतिहास निकाल के देखिए किस संगठन से जुड़े हुए हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जो बात ये कहता है कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा जातिवादी है इस देश में। ठिकरा फोड़ा जा सकता है दूसरे के ऊपर जो जात का खुलेआम बात करते हैं, लेकिन अपने आप को छिपा करके जो जात की बात करता है और जात के अपने रुचि को, इंटरेस्ट को बनाए रखता है, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कास्ट सेंसस का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण होना चाहिए। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में इस बात पे जिक्र होना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। यही नहीं, अगर संघ इस बात पर बात करता है कि जाति जनगणना के हम विरोध में नहीं है, तो ये भी बात कहना चाहिए ना कि 1931 के बाद ओबीसी जातियों का, एससी एसटी जातियों का संख्या बढ़ा है, रिजर्वेशन को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जाति का आधार भी आर्थिक है क्या? जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन है, जिसमें कास्ट एक क्राइटेरिया है, वन ऑफ क्राइटेरिया है, क्या उसका आर्थिक आधार नहीं है? कितने मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि जाति जो है आर्थिक आधार पर नहीं बनी हुई है। उसका आर्थिक आधार है। आप उठा करके डेटा देख लीजिए कि इस देश में सबसे गरीब जो लोग हैं वो किस जाति और वर्ग से आते हैं, सबसे अमीर किस जाति और वर्ग से आते हैं। क्यों मुट्ठी भर कुछ जातियों के लोग ही इस देश में सबसे बड़े अरबपति हैं? क्या वो आर्थिक आधार नहीं है? फिर किस आधार पे आप डिमांड करते हो कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए? मिल तो गया 10%, 15% जनसंख्या वालों को 10% रिजर्वेशन इस देश में मिल गया बिना किसी आंकड़े के। उस पर तो जुबान नहीं खुलती है आपकी। और जब 27% रिजर्वेशन की बात आती है तो उससे मेरिट प्रभावित होने लगता है। ये जो षड्यंत्र है, जो ये आपका फ्रॉड है, धोखा जो है, जो फैलाते हैं आप मेरिट के नाम पे, वो बखूबी लोगों को देख रहा है कि इस देश में कैसे बहालियां हो रही हैं। इस देश का सबसे बड़ा मेरिट है आज
कि भाजपा का आप मेंबर हो जाइए, संघ का आप कार्यकर्ता हो जाइए, सबसे बड़ी मेरिट है। इसी को मेरिट आप कहते हैं ना। तो दोस्तों ये बड़ी अजीब बात है कि इस देश में एक संगठन ये कहता है कि जाति जनगणना के हम विरोध में नहीं, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह, इनके इनके बौद्धिकता का कमाल है भाई, बड़े बौद्धिक लोग हैं। धर्म का राजनीतिकरण होना चाहिए, मंदिर का राजनीतिकरण होना चाहिए, मस्जिद का राजनीतिकरण होना चाहिए, हाँ? यूनिवर्सिटी का राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण ही नहीं, सांप्रदायिककरण होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में वीसी जो है किसी धर्म और किसी संप्रदाय से आने वाला ही होना चाहिए, एक संगठन से आने वाला ही होना चाहिए। लेकिन जब लोगों के हक के मुद्दे की बात हो तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक और पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसे लोगों को नहीं जानना चाहिए। इस देश में संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का राज। लेकिन इस देश में डेटा जो कलेक्ट होगा ना, वो केवल पॉलिटिशियन जाने। वाह, उनके मानसिकता का दाद दीजिए आप, उनके सोच का जो पराकाष्ठा है उसको आपको प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे भी पॉलिटिशियन है इस देश में जो कहते हैं कि जनता से ही डेटा छुपाया जाना चाहिए। अब उनको क्या कहेंगे आप? इसलिए दोस्तों, जातीय जनगणना पर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है कि क्यों ये जरूरी है, ये जानना क्यों जरूरी है कि किस जातियों के लोग कितने संसाधनों पर एकाधिकार बनाए रखे हैं, कितने प्रतिशत लोग कितने संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, क्यों वो कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, क्यों सोचते हैं कि हमारा ही एक अधिकार है। ये कैसे जाना जाएगा? और जब तक जाना नहीं जाएगा, मुकम्मल सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता इस देश में। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ बात वो ये है कि जब जातीय जनगणना हो जाए, जब आप जान जाएं, जैसे बिहार सरकार ने किया, रिजर्वेशन के सीमा को बढ़ाना होगा, बिना बढ़ाए सामाजिक न्याय यहाँ नहीं हो सकता। और वो भी केवल पब्लिक सेक्टर में नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर आज बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो भारत सरकार और भारत के संसाधनों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बड़ा उसका एकाधिकार बनता जा रहा है। और इसलिए जब आप यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हक तो देना होगा। ये भी मैनिफेस्टो में आना चाहिए कि आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए संविधान संशोधन करके। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की जरूरत है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। और इन सब का राजनीतिकरण होना चाहिए। इसे आप और हमको इन मुद्दों को आपको और हमको समझना होगा। इसका राजनीतिकरण करना होगा। इसके आधार पर आंदोलन छेड़ना होगा, लिखना होगा आपको खुल करके कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव मुद्दा नहीं है, सामाजिक न्याय का नैरेटिव मुद्दा है। और उस मुद्दे पर बात किया जाना चाहिए, खुल के बात किया जाना चाहिए। इसमें ये अगर सोचेंगे कि हम चुप रहेंगे और कोई आ करके पैगंबर और कोई भगवान और कोई गॉड आ करके ये कर देगा, तो ये इस गलतफहमी में मत रहिए। इस देश में जातीय शोषण को बनाए रखने के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं, भगवान का इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी देवता का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो यथा स्थिति है वो बनाए रखा जा सके। एक बात ध्यान रखिए कि जो दलित पिछड़े हैं, जो अकलियत है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, अगर ये यथा स्थिति बरकरार रहता है तो कभी भी उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। न तो सामाजिक न्याय हो सकता है, न आर्थिक न्याय हो सकता है, न राजनीतिक न्याय हो सकता है। किसी तरह का न्याय उनके साथ नहीं हो सकता है। इसलिए इस यथा स्थिति को बदलना होगा। इसके लिए आपको राजनीतिक रूप से गोलबंद होना होगा, लामबंद होना होगा, और इसके लिए लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अवेयर हो रहे हैं। उसी रूप में आपको एसर्ट करना होगा, अपने अधिकार को मांगना होगा।
आज वो वोट की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, सामाजिक न्याय की ताकत है, संविधान की ताकत है। ये संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। हर स्तर पर लड़ने की जरूरत है, उसका राजनीतिकरण करने की जरूरत है। और ध्यान दीजिए कि जो कहता है कि राजनीतिकरण किसी मुद्दे का नहीं किया जाना चाहिए, वो आपके साथ सबसे बड़ा धोखा करने का प्रयास कर रहा है। उसको समझना होगा, उसके मानसिकता को समझना होगा, क्योंकि वो अपनी यथास्थिति, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना पावर, अपना विशेषाधिकार बचाना चाहता है, या किसी और का बचाना चाहता है जिसके वो बिहाफ पर बोल रहा है। इसलिए कास्ट सेंसस का राजनीतिकरण जरूरी है। इस देश का हर नागरिक ये जाने कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। अब बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी पहले से माइंड मेकअप किए हो करके इस मुद्दे को आप समझिए और जानिए कि क्यों जरूरी है ये। अब पहले से इस पर कोई संशय मत बना करके रखिए, खुले दिमाग से सोच के आप वो करिए। क्यों छुपाया जा रहा है ये डेटा? अगर ये जारी होता है तो सब लोग ये जान पाएंगे कि किसका कितना प्रतिनिधित्व है हर स्तर पर, सरकार के संसाधनों में किसका एकाधिकार बना हुआ है, किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तभी एक विकसित भारत बन सकता है, तभी एक राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसलिए यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसका राजनीतिकरण निहायत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।